हाँ जी। सो लिक्विड्स का ये हमारा चैप्टर है, ठीक है, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक 2.5, टॉपिक नंबर आपका 2.5 है ये। इसको ओपन करें और टॉपिक 2.5 का ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये टॉपिक, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाता है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड हाउ स्नेल्स लॉ इज ओबेड बाय द लिक्विड। लिक्विड्स स्नेल्स लॉ को कैसे ओबे करते हैं। या इसका एक और क्वेश्चन होता है, गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन विद डायग्राम। ठीक है, ये दो क्वेश्चन इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद सर क्रिटिकल क्या? जी बेटा। सर इफेक्ट ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर है। हाँ जी, इफेक्ट ऑफ क्रिटिकल, कौन सा इफेक्ट ऑफ, नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। टॉपिक सर 2 पॉइंट, डायग्राम भी बनानी है। हाँ जी डायग्राम बनानी है, टॉपिक 2.5.3 वाली। और आगे वो इक्वेशन भी डिराइव करनी है, इंसिडेंट एट 90 डिग्री तक, ठीक है। मेजरमेंट से पहले पहले तक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद मेजरमेंट्स नहीं है, ठीक है। आगे फिर ये आपकी आ जाती हैं यूनिट्स ऑफ रिफ्रैक्टिविटी, मोलर रिफ्रैक्शन, यूनिट्स ऑफ मोलर रिफ्रैक्शन। ये तीनों जो 2.5.6, 2.5.7 और 2.5.8 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज। हाँ, और स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिविटी। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन वो वाला। हाँ जी हाँ जी, ये बिल्कुल ये भी करना है। शॉर्ट में है ये, लॉन्ग का पार्ट है। नहीं, ये तो शॉर्ट, स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन ये शॉर्ट ही है, ये सारे शॉर्ट है, ठीक है। ये सारे एज अ शॉर्ट ही है, इसमें आ जाते हैं। मोलर रिफ्रैक्शन एज एडिटिव प्रॉपर्टी। सर ये नोट्स में कहाँ है? यहाँ तक ये तो हो गया ना, स्नेल्स लॉ, ये स्नेल्स लॉ आ जाता है, ठीक है। ये सारा स्नेल्स लॉ आ गया। और इस स्नेल्स लॉ के बाद मेजरमेंट है, मेजरमेंट तो हमने नहीं करनी। ये है स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन, मोलर रिफ्रैक्शन, इसकी इक्वेशन, ठीक है। एन की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, उसकी इक्वेशन, मोलर रिफ्रैक्शन की इक्वेशन, उसकी यूनिट्स, यूनिट्स क्या है मोलर रिफ्रैक्शन के। उसके बाद मोलर रिफ्रैक्शन एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आ जाता है। ऑप्टिकल एक्साइटेशन, ये बुक में भी दिया गया है, ऑप्टिकल एबनॉर्मेलिटी के लिहाज से, ठीक है। ऑप्टिकल एबनॉर्मेलिटी, ऑप्टिकल सर ये एक्साइटेशन। सारे हाँ जी, अगर तो क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन द मोलर रिफ्रैक्शन एंड द इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन मोलर रिफ्रैक्शन एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, फिर तो आपने ये सारी केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन बयान करनी है। उसमें आप नंबर 1 पॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ऑप्टिकल एक्साइटेशन, उसके अलावा मोलर रिफ्रैक्शन के बारे में आपने लिखना है, मोलर रिफ्रैक्शन होती क्या है, मोलर रिफ्रैक्शन की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। ये वाली मोलर रिफ्रैक्शन जो भी हमने देखी, इसको डिफाइन करना है, इसकी इक्वेशन लिखनी है, इसकी यूनिट्स लिखने हैं अगर एक्सप्लेनेशन में आ जाए, ठीक है। बताना है कि आर एम की वैल्यू, मोलर रिफ्रैक्शन की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। उसके बाद फिर आपने ये जो इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, यानी
सीरीज में होमोलॉगस सीरीज में किस तरह से चेंज होती है, किस तरह से वेरी करती है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में बताना है। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्लेन मोलर रिफ्रैक्शन एंड इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आपने ये सारे पॉइंट्स इसमें लिखने हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी ऑप्टिकल एबनॉर्मेलिटी यहाँ बुक में लिखी हुई है जो, ठीक है, यही ऑप्टिकल एक्सल्टेशन है। ठीक है, ऑप्टिकल एक्सल्टेशन, ये वाली ऑप्टिकल एक्सल्टेशन एंड बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर, ये आप बयान करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए ऑप्टिकल एक्सल्टेशन दी गई है, एसिटोफिनोन, स्टायरीन, बस यहाँ तक ये खत्म हो जाता है। ऑप्टिकल सर ये एक्सल्टेशन एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लिखेंगे? हाँ, अगर ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन पूछ लिया जाए तो फिर आपने ये सारी साथ लिखनी है। ओके सर। और ये ऑप्टिकल एक्सल्टेशन 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट इज ऑप्टिकल एक्सल्टेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो आपने ऑप्टिकल एक्सल्टेशन बयान करना है, ऑप्टिकल एक्सल्टेशन क्या होता है, और उसमें फिर एग्जांपल्स दी हुई है, आपकी बुक में भी हैं। ठीक है, आपकी बुक में बेंजीन के रिंग के हवाले से दी हुई एग्जांपल है, और टॉप अपना जो टेबल 2.8 है उसमें दिया हुआ है मॉलिक्यूल्स के लिए भी, 24 हेक्साडाइईन, 135 हेक्साट्राइईन। ठीक है, इस तरह से। तो आपने ये एग्जांपल्स के साथ इनकी वैल्यू भी लिखनी है, आरएम वैल्यू, कैलकुलेटेड आरएम वैल्यू, ऑप्टिकल एक्सल्टेशन कितना है। ठीक है, यहाँ से 2 से 3 एग्जांपल्स लाजमी मेंशन करनी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं करना, डाइपोल मूवमेंट ये आपका टॉपिक है। जी, डाइपोल मूवमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ठीक है, इसकी इक्वेशन, इसके बाद इसके यूनिट्स, डाइपोल मूवमेंट की यूनिट्स क्या हैं। कि डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम एरो से शो करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड की तरफ होती है। ठीक है, और इसके यूनिट्स क्या हैं। ठीक है, ये जितने भी इसके ख़ास तौर पर इसके यूनिट्स, एक्सप्लेन द यूनिट्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इसमें ये जितने भी इसके यूनिट्स लिखे हैं ये सारे आपने लिखने हैं। 10⁻10 ESU -8 सेंटीमीटर, -18 ESU सेंटीमीटर डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू आती है। ठीक है, इसमें ये इसका यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं, डी बाई यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, 1 डी बाई = 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। और चार्ज की सिस्टम इंटरनेशनल में इसके क्या यूनिट हैं डाइपोल मूवमेंट के, विच इज़ कूलम मीटर, जिसकी वैल्यू क्या है। तो ये सारे इसके जो हैं डाइपोल मूवमेंट के यूनिट्स, ये सारे आपने वहाँ 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने हैं। व्हाट इज़ डाइपोल मूवमेंट, एक्सप्लेन यूनिट्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट। अगर एक्सप्लेन नहीं भी कहता यूनिट्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट, तो अगर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया तो उसमें आपने यूनिट लाजमी बयान करना है। ठीक है, जैसे उसमें आप वैल्यूज वगैरह जो है लिखेंगे, मेंशन करेंगे डाइपोल सर अगर मूवमेंट। 2 मार्क्स डाइपोल हाँ, मूवमेंट, अगर आ जाए डिफाइंड डाइपोल मूवमेंट विद यूनिट्स, तो फिर आपने डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन, इक्वेशन बताना है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, और उसके बाद यूनिट्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट ये आप बयान करेंगे। ठीक है, सर इसको पूरा ड्राइव करके दिखाएंगे या सर इसकी फाइनल इक्वेशन लिखेंगे? अगर तो डाइपोल मूवमेंट डिफाइन और डिफाइंड डाइपोल मूवमेंट विद इट्स यूनिट्स कहा जाए, तो फिर आपने ये सारे इसके जो यूनिट्स, ये वाली इक्वेशन है ना, 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, एक ये लिखना है, और इसके बाद आपने लिखना है कि इसके सिस्टम इंटरनेशनल में क्या यूनिट है। वो आपने बताना है कि म्यू इज इक्वल टू 4.8 डी बाई। ठीक है, और इसको आप ये 1 डी बाई इज इक्वल टू दिस इज 3.336 मल्टीप्लाई 10⁻30 सेंटीमीटर। सो ये 3 यूनिट्स आप लिखने हैं कि म्यू 4.8 डी बाई, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल में, जिसमें 1 डी बाई किसके बराबर है,
1d बाई इज इक्वल टू 3.336 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 30 सेंटीमीटर, ये दो वैल्यूज लिखनी है। और तीसरी ये वाली, ये वाली 10 पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर डाइपोल मोमेंट के यूनिट्स। तो ये 3 यूनिट्स ही काफ़ी हैं, इसकी वैल्यू लिख देंगे आप। ठीक है भैया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशंस। ये एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट, एप्लीकेशंस क्या हैं डाइपोल मोमेंट की? ठीक है, सर ये बुक में कहाँ पर है, किस पे है? जी बता देता हूँ मैं। ये बुक में आपके पास पेज नंबर है, सर एप्लीकेशन से पहले काफी टॉपिक्स हैं जो आपने करवाए हुए हैं, वो कैसे करने हैं, वो नहीं करने? बता देता हूँ। ये देखें, पहले एप्लीकेशंस देख लें। 2.7.11 पेज नंबर यस सर। 109 है। एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट मेजरमेंट। ठीक है, कंपैरेटिव ऑफ रिलेटिव पोलैरिटीज, किस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी ज़्यादा होगी, किस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी कम होगी। ये एक्चुअली यही चीज़ है, परसेंट आयनिक कैरेक्टर या कंपैरेटिव रिलेटिव पोलैरिटीज। ठीक है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर नेक्स्ट हेडिंग भी दी गई है। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, आप मॉलिक्यूल्स की शेप बयान कर सकते हैं। जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हों तो उनकी डाइपोल मोमेंट वैल्यू बताती है कि वो लीनियर मॉलिक्यूल होगा, प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, या उसकी शेप किस तरह की शेप है। ठीक है, इवन हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं सिस और ट्रांस आइसोमर्स की डाइपोल मोमेंट वैल्यू के ज़रिए। ठीक है, और ऑर्गेनिक ओरिएंटेशंस, कंपाउंड्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ओरिएंटेशन यानी कि जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है वो किस पोजीशन पे अटैच है, ऑर्थो, मेटा या पैरा पे। ठीक है, तो उसकी भी हम पहचान डाइपोल मोमेंट की वैल्यू के साथ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपकी एप्लीकेशंस हैं डाइपोल मोमेंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What are- लिखी हुई है इनकी दो दो तीन तीन। हाँ जी, ये दो दो तीन तीन एग्जाम्पल आपने मेंशन करनी है एक या दो? जी। सर हम कोई भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि तीनों लिखनी है, कोई एक भी लिख सकते हैं। हाँ जी, दो दो एग्जाम्पल जरूर मेंशन कीजिए, कोई सी ओके। दो एग्जाम्पल आपने मेंशन करनी होती हैं। अच्छा, अब ये था आपका एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन। इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कि H2O का मॉलिक्यूल, ये देखिए जरा, ये देखें, H2O का मॉलिक्यूल नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है और CO2 का जो मॉलिक्यूल है वो लीनियर है, इसकी क्या वजह है? आप बताएंगे कि लीनियर मॉलिक्यूल्स की जो डाइपोल मोमेंट वैल्यू है वो ज़ीरो होती है, और जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो वैल्यू है डाइपोल मोमेंट की, उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होती है। ठीक है, जैसे वाटर की है 1.85 टी बाई। ठीक है, इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि BF3 का जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर है विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो आप बताएंगे कि उसकी डाइपोल मोमेंट वैल्यू ज़ीरो होती है। तो जिस भी टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल की ज़ीरो डाइपोल मोमेंट होगी, उसका मतलब होगा उसका इक्विलेटरल ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। तो ये इस तरह से आप चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि सिस और ट्रांस का जो डाइपोल मोमेंट है उसमें आप कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं, उनके सिस और ट्रांस होने का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। तो आप बताएं, बयान करेंगे कि डाइपोल मोमेंट वैल्यू के ज़रिए। ठीक है, और एग्जांपल्स भी मेंशन करेंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी हेडिंग्स देकर पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आपको तैयार होना चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट आपके पास ये
डाइपोल मोमेंट के बारे में यहाँ पे कुछ हमने बुक में ये टॉपिक भी किया था। ये पोलराइजेशन हमने किया है, पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। सर इससे पहले वो डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स 2.7.3 ये भी करवाया था आपने। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हाँ जी ये भी करना है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है। सर अगर ये लॉन्ग है तो सिर्फ अपनी एप्लीकेशंस के साथ आएगा, ऐसे नहीं आएगा कि इनमें से भी कोई आ जाएगा, ये बस शॉर्ट में। नहीं, हाँ जी शॉर्ट में पूछा जाएगा। अगर एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट आ जाता है तो फिर आपने वहाँ पे उसमें ये सारे लिखने हैं, डाइटोमिक, ट्राइटोमिक, टेट्राटोमिक, सिस ट्रांस एंड ऑर्गेनिक सर ओरिएंटेशन। बाद हम डायरेक्ट जो एप्लीकेशंस पे चले जाएंगे फिर। हाँ जी बिल्कुल। ओके सर। अच्छा उसके बाद ये सर मोलर ओरिएंटेशन। रिफ्रैक्शन एंड हाँ इट्स एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशंस कौन सी होंगी मोलर यही रिफ्रैक्शन की? मोलर रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस, ये जो इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ऑप्टिकल एक्सल्टेशन देखा, ये देखें ये वाली, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाली केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस, यही इसकी एप्लीकेशंस हैं मोलर रिफ्रैक्शन की। ठीक है, जिसमें आप बताएंगे कि ये होमोलोगस सीरीज में कैसे चेंज होता है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में कैसे, ऑप्टिकल एक्सल्टेशन की वैल्यूज बताएंगे। ठीक है, डिफरेंट बेंजीन रिंग के लिए। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, बस यही क्वेश्चन है इसमें, एप्लीकेशन इसकी यही है। अच्छा अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट डाइपोल मोमेंट के जो हमारे पास क्वेश्चन था, ये आपका था ओरिएंटेशन पोलराइजेशन पढ़ा दिए क्लासेस में, छोटी क्वेश्चन पढ़ाया था। यस सर पढ़ा। हाँ, तो ये ओरिएंटेशन जो पोलराइजेशन है, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन यहाँ पे आई थिंक नहीं है, हाँ यहाँ पे कॉपी नहीं किया वो पेज, तो ये पेज भी हैं। ठीक है, 2.7.6 व्हाट इज ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, इंड्यूस्ड और सर डाइपोल। 5 हाँ जी, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्या होती है, ये भी करना है। ओरिएंटेशन पोलराइजेशन एंड मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ टोटल पोलराइजेशन, क्लासेस मसोटी इक्वेशन तक। ठीक है, आप डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लासेस मसोटी इक्वेशन के जरिए। ठीक है, यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, क्लासेस मसोटी इक्वेशन। ठीक है, तो ये टोटल पोलराइजेशन आपको आनी चाहिए, टोटल पोलराइजेशन क्या होती है, कैसे फाइंड करते हैं, और डाइपोल मोमेंट की वैल्यू किस इक्वेशन के जरिए फाइंड की जाती है, क्लासेस मसोटी इक्वेशन। ठीक हो गया जी। अच्छा अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ जी, बस इसमें यही थे हमारे डाइपोल मोमेंट, भी ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, बस यहाँ तक ये आपका चैप्टर ये फिनिश हो गया। अगला चैप्टर है सॉलिड्स का चैप्टर है, सॉलिड्स जी, सॉलिड के सर जी। सर पहला कोर में हमने सरफेस टेंशन की डेफिनेशंस और यूनिट्स लिखने हैं। पैराकॉर में सिर्फ सरफेस टेंशन की डेफिनेशन लिख दिए। ठीक है, बस उसके बाद फिर आप सीधा पैराकॉर की एक्सप्लेनेशन पे आ जाएंगे। ठीक है, जस्ट उसकी डेफिनेशन, सर सरफेस टेंशन जस्ट डेफिनेशन।
जी सर स्टार्ट में लिखनी है हमने, पैराकोर के स्टार्ट में। हाँ जी हाँ जी। ओके सर। ओके सो ये देखें, क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। एक्सप्लेन डाइपोल मोमेंट एंड गिव इट्स एप्लीकेशंस। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह से ये देखिए, अब इसमें लिक्विड्स के चैप्टर में एक ये क्वेश्चन दिया गया था, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर विद विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट होता है वो एक्सप्लेन करना है। तो ये दो क्वेश्चंस जो हैं, और ये एप्लीकेशंस ऑफ पैराकोर, एक्सप्लेन पैराकोर एंड इट्स गिव इट्स एप्लीकेशंस। तो ये क्वेश्चंस है। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। सॉलिड का चैप्टर है। सॉलिड के चैप्टर में एक ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, जो बहुत दफ़ा पूछा गया है। डिराइव ब्रैग्स इक्वेशन फॉर द डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज, आल्सो गिव पाउडर मेथड फॉर क्रिस्टल स्ट्रक्चर एनालिसिस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अब सॉलिड के चैप्टर है। सॉलिड के चैप्टर हम देखते हैं शुरू से। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल क्या होता है और इसकी टाइप्स, यूनिट सेल्स की टाइप्स क्या है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, इसमें तो लॉन्ग नहीं बनता। ठीक है, अच्छा, यूनिट सेल के बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ NaCl 3.2.4। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, हाँ जी, ये आपने पढ़ लेना है यहाँ से 3.2.4। ये भी एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा। उसके बाद जो टॉपिक है ये आपका आ जाता है, ये फंडामेंटल ऑफ लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी हमने पढ़ा है। लॉज ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री ऑफ, हाँ ये नहीं है, ये नहीं था। ठीक, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके ठीक है। हाँ सर जी, आपने अब आ जो जाता है फर्स्ट क्वेश्चन बोला वो किस पेज नंबर पर है? मुझे मिल नहीं रहा फर्स्ट क्वेश्चन। सॉलिड्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट सेल वाला, यस सर, ये यस पेज सर। नंबर 126 पे है, 3.1.2, टॉपिक ओके सर। 3.1.2। उसके बाद आगे आ जाएं जी आपके पास एक्स रेज एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर एनालिसिस। एक दफा बता दे, आपने भी क्या बताया? NaCl का स्ट्रक्चर, ठीक है, और यूनिट सेल, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके सर। हाँ, इसके बाद टॉपिक 3.4.3 ब्रैग्स इक्वेशन। हाँ जी, ब्रैग्स इक्वेशन में ये सारा जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये आपको मैंने सामने दिखाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे शो हो रहा है। डिराइव द ब्रैग्स इक्वेशन फॉर द डायरेक्शन ऑफ एक्स रेज, आल्सो गिव पाउडर मेथड ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें आप ब्रैग्स इक्वेशन बनाएंगे। 4.2 नहीं करना, 3.4.2। नहीं, 3.4.2 नहीं है। ठीक है, ब्रैग्स इक्वेशन की डायग्राम बनानी है, इसकी डेरिवेशन लिखनी है, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन देनी है कि ये किस किस्म की स्टडी है, ठीक है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, और फाइनल इक्वेशन के बनाने के बाद जो रिजल्ट्स हैं वो ज़रूर मेंशन करने हैं। ठीक है, रिजल्ट्स लिखे हुए हैं पेज नंबर 146 पर। ये जो शुरू शुरू में
आपके पास पैराग्राफ दिया गया है और तो नीचे 3-4 लाइनें दी गई हैं। ये सारे इसके ब्रैग्स इक्वेशन के रिजल्ट्स हैं। ठीक है, ब्रैग्स इक्वेशन, रिजल्ट्स, डेरिवेशन, डायग्राम, और उसके बाद ये पाउडर मेथड पूछा गया है। यहाँ इस क्वेश्चन में देखें तो ये पाउडर मेथड पूछा गया है। तो पाउडर मेथड की जो हेडिंग है ये 3.4.6 में दी गई है। ठीक है, पाउडर मेथड की हेडिंग 3.4.6 में दी गई है। इसमें आप इस मेथड की डायग्राम और इस मेथड की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी लिखेंगे, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा पूछें। सर ये स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, सर एक तो पहले आया था ना, एक जो अभी वाला है ये पाउडर मेथड से ऊपर, ये वाला करना है। ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो फिर तो आपने मेंशन करना है। ठीक है, और इसमें जस्ट आप एग्जांपल के तौर पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे इसको मेंशन कर दें तो अच्छा होगा। ब्रैग्स इक्वेशन की एग्जांपल आ जाएगी इसमें कि आप कैसे एनालाइज करते हैं किसी स्ट्रक्चर को। अच्छा, इसमें फिर सर ये एक ज्यादा ये लॉन्ग क्वेश्चन, नहीं होगा? बस इसको फिर आपने कंप्लीट करना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो कंप्लीट तो करना होगा। वैसे ज़्यादातर वो यही पूछते हैं, ब्रैग्स इक्वेशन डिराइव करें फॉर एक्स रे स्ट्रक्चर, बस यहाँ तक पूछते हैं। लेकिन कभी कभार वो क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है, पाउडर मेथड भी एक्सप्लेन करें साथ में, तो ये दो चीज़ें भी पूछ लेते हैं वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। तो फिर इसलिए आपको दोनों चीज़ें लिखनी होगी और टाइम भी मैनेज करना होगा। ठीक है, तो जब फिर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें यही कोशिश किया करते हैं कि दोनों के जो मेन मेन पार्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन किया जाए, डायग्राम्स को अच्छे तरीके से ड्रॉ किया जाए, डेरिवेशन अच्छी तरीके से ड्रॉ की जाए, इक्वेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो मेंशन किए जाएं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सर जो 3.4.4 है उसकी डायग्राम भी बनाएंगे ना इसके अंदर? 3.4.4 ब्रैग्स मेथड ऑफ एक्सरे एनालिसिस, नहीं, इसकी ये डायग्राम इसमें नहीं आएगी। ठीक है, ये अलहदा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रैग्स इक्वेशन क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन दें, तो फिर आप जस्ट उसमें जो 3.24 जो डायग्राम दी गई है, ठीक है, जिसमें वो रेज वाली डायग्राम है, जो रेज आती हैं और स्ट्राइक करके चली जाती हैं, वो डायग्राम आपने मेंशन करनी है। इसमें ये डायग्राम नहीं आएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये डायग्राम नहीं लिखी। लेकिन ये क्वेश्चन अगर 3.4.4 वाला, यानी ब्रैग्स मेथड ऑफ एक्स रे एनालिसिस, ये अलहदा पूछा जाए, आल्सो गिव द ब्रैग्स मेथड ऑफ एक्स रे एनालिसिस। ठीक है, पाउडर मेथड की जगह पे क्या दे दिया जाए, ब्रैग्स मेथड ऑफ एक्स रे एनालिसिस। तो फिर आपने ये डायग्राम और ये क्वेश्चन भी मेंशन करना है। ठीक है, ठीक है सर। चलो, उसके बाद सर यही अगर तो। इस पर हाँ जी, पूछा होगा फिर नहीं लिखेंगे। हाँ नहीं, इस तरह का ये जो क्वेश्चन ये सामने लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन 2 इस तरह लिखा हो तो फिर ये मेंशन नहीं आएगी, ये डायग्राम और ये एक्सरे मेथड वाले जो है ना, ये नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अगर एक्सरेज का अलहदा लिखा जाए कि आल्सो गिव द ब्रैग्स मेथड ऑफ एक्सरे एनालिसिस, ठीक है, ये लिखा हुआ है ब्रैग्स मेथड ऑफ एक्सरे एनालिसिस, इसका ध्यान रखना है हेडिंग का। ठीक है, तो फिर आपने ये चीज़ें मेंशन करनी है ब्रैग्स मेथड ऑफ एक्सरे एनालिसिस में। ठीक है जी, चलिए ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट वेट करें।
हाँ जी। सो उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है, ये आपके पास चैप्टर आ रहा है सॉलिड्स के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वांटम मैकेनिक्स का चैप्टर है, इसको ओपन कर लेते हैं। हाँ जी, एक ये क्वेश्चन पेपर है इसका। ठीक है, अच्छा इसमें शायद मेंशन भी किया हो मैंने, डिराइव द बैग। हाँ जी, ये देखें ज़रा, ये देखें, ये क्वेश्चन सॉलिड के चैप्टर में से दिया है मैंने। एडीएस के पेपर होते रहे तो उसमें मैंने ये क्वेश्चंस देता रहा हूँ, आपके भी यही सिलेबस है सारा, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके भी बनते हैं। डिराइव द ब्रैग्स इक्वेशन फॉर द डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज, ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन दिया गया है। और इस पे बी पार्ट में डिस्कस द ब्रैग्स मेथड ऑफ एक्सरे एनालिसिस फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। तो इसमें ये देखें आप, ब्रैग्स मेथड ऑफ एक्सरे एनालिसिस फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, इसमें आप उसी चीज़ को मेंशन करेंगे, ब्रैग्स मेथड की डायग्राम और उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देंगे, और फिर NaCl का जो स्ट्रक्चर की जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है साथ में, वो भी आप इसी में मेंशन कर देंगे। ठीक है, ब्रैग्स मेथड के साथ जो एक्स जी सर एक्सरे एनालिसिस वाला जो टॉपिक है उसकी डायग्राम है वो लिखेंगे सारा? हाँ जी, हाँ जी, वो इसी में लिखेंगे। और सर ऊपर वाले में कहाँ तक लिखेंगे? इसमें जस्ट आपने वो जहाँ पे आपके रिजल्ट्स लिखते हैं ना, इक्वेशन बनाने के बाद रिजल्ट्स लिखते हैं, वहीं तक। ओके। ओके, उसके बाद ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है। ठीक है, इसमें ये देखिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट ए, पार्ट बी, ये सारे इसके इसी चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं। शुरू से इसमें मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। हाँ जी, फर्स्ट ये आपका टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। व्हाट इज डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है। ठीक है, डी ब्रॉगली इक्वेशन बनानी है आपने, ये सारी इसकी डेरिवेशन आ जाती है। और इसके बाद ये इसके इसमें ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं उनके लिए अगर आप मैस यानी कि सॉरी माइक्रोस्कोपिक में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल आ जाते हैं, उनका मैस आप लिखेंगे, उनकी आप वेवलेंथ निकालते हैं। ठीक है, इसको आप बताते हैं कि आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो लार्जर ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक प्रोटॉन, उसकी भी जो वेवलेंथ है वो स्मॉलर हो जाती है। ठीक है, फिर आप मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करते हैं। मैक्रोस्कोपिक में आप किसी भी 10⁻³ यहाँ पे लिए हुआ है 1 ग्राम स्टोन। ठीक है, तो उस स्मॉल स्टोन का जो वेवलेंथ है वो आप निकालते हैं और बताते हैं कि इसको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब देखें यहाँ पे, ये वाला, ये गिव डी ब्रॉगली इक्वेशन फॉर द डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, आल्सो अप्लाई इट फॉर माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। क्या आपने इक्वेशन बनानी है और उस इक्वेशन को माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स दोनों पे अप्लाई करके देखना है। ठीक है,
इस फिनोमेना को हम ये डुअल, आएगी जी ना डेरिवेशन, हाँ जी सर इसमें डेरिवेशन, डेरिवेशन जी हाँ डेरिवेशन भी आएगी। और इसमें ये क्वेश्चन डी ब्रोगली का नाम लिए बगैर भी दिया जा सकता है। और डी ब्रोगली का अगर नाम ना दिया हो तो ये क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा, व्हाट इज डुअल नेचर ऑफ मैटर, ये व्हाट इज डुअल नेचर ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, डुअल नेचर क्या है, तो डुअल नेचर के सारे कॉन्सेप्ट के अंदर यही चीजें आती हैं। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है, डी ब्रोगली ने इसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, इसको डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट भी कहते हैं और इसी को डुअल नेचर ऑफ मैटर भी कहा जाता है। तो इसके ऊपर मेंशन कर लें आप इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, व्हाट इज डुअल नेचर ऑफ मैटर, कि इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर में। अगर ये लॉन्ग आए तो ठीक है, लेकिन अगर शॉर्ट में आ जाए तो फिर आपने सिर्फ बताना है कि डुअल नेचर ऑफ मैटर का मतलब क्या है। ठीक है, और वो आपके पास जो इसमें डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट लिखा है, ठीक है, जस्ट वो मेंशन करना है। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास 4.7 जो हेडिंग दी गई है डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो इस तरह से भी ये दिया जा सकता है, डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, सर आपने क्या बताया, अगर शॉर्ट में आता है तो क्या बताना है? हाँ जी, शॉर्ट में आ जाए तो फिर आपने डी ब्रोगली का जो इक्वेशन है वो लिखनी है और बताना है डी ब्रोगली का कि जो कोई भी हमारे पास मैटर होता है उसकी दो तरह की नेचर है। वो ये देखिए, इसमें मैं देखता हूँ, ये एक सेकंड, ये इसमें लिखा होना चाहिए। हाँ जी, ये जो इक्वेशन बनती है आपकी, ठीक है, हाँ जी, ये डुअल नेचर ऑफ मैटर अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट शॉर्ट में आ जाए तो ये जो इसकी इंट्रोडक्शन की बातें लिखी हैं 4.7.1, 4.7.1, ठीक है, शुरू शुरू में इंट्रोडक्शन की बातें लिखी हैं। ठीक है, यही इसमें आ जाता है, यही कॉन्सेप्ट अगर 2 नंबर का आ जाए तो आपने ये कॉन्सेप्ट देना है और इसी के साथ जो इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ये वाली ओके सर। आपने ये इक्वेशन लिखनी है और साथ में वो जो पीछे इसका कॉन्सेप्ट लिखा है वो आपने मेंशन करना है और बता देना है कि इसी को डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं और लैम्डा को हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, अगर शॉर्ट आ जाए तो। अगर लॉन्ग में आ जाए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो फिर उसमें आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट भी मेंशन करेंगे, उसकी इक्वेशन भी लिखेंगे, उसकी डेरिवेशन भी लिखनी है। ठीक है, डेरिवेशन के बाद जो इसके केसेस हैं, यानी फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स और फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, इन दोनों केसेस को भी एक्सप्लेन करना है अगर लॉन्ग में आ जाए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सर जी, इसमें डायग्राम नहीं बनानी फिर 4.12 वाली? नहीं ये, हाँ अगर ये अलग से पूछा जा सकता है, व्हाट इज डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या है। ठीक है, या हाउ कैन यू गिव एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल जो वेरिफिकेशन है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट की, वो इन दोनों साइंटिस्ट ने दी थी, डेविसन और जर्मर। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर डी ब्रोगली का जो कॉन्सेप्ट था इसको वेरीफाई किया था एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डायफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जरिए इन्होंने एक्सप्लेन किया था। क्या आपने इसमें बता देना, टंगस्टन फिलामेंट है, इस टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्सेलरेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से,
स्पीड अप किया जाता है, इनको निकल क्रिस्टल पे स्ट्राइक किया जाता है और एक खास पैटर्न हमें मिलता है। ठीक, फिर जब हम एक्स रेज को यानी किसी रेज को इस पे से पास करवाते हैं, इसी तरह का पैटर्न मिलता है। तो इस बात से ये साबित होता है कि रेज भी उसी तरह का पैटर्न देते हैं जैसे एक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल इस तरह का पैटर्न दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स भी वेव की तरह मूव करते हैं और रेज वो भी वेव में ही मूव करती हैं। तो ये डेविसन और जर्मर ने मिलकर इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो वेरीफाई किया था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दी थी डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट की। ये अलहदा पूछा जाएगा शॉर्ट में, अगर डी ब्रॉगली क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें इस चीज़ की मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप एक लाइन लिखना चाहते हैं, एक लाइन के अंदर आप लिख दें डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट्स गिव द वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, बस। ठीक है, इसमें मेंशन, इसमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, ये अलहदा क्वेश्चन ओके है। सर। अच्छा, उसके बाद डी ब्रॉगली के बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इसी आ जाता है डी ब्रॉगली के बाद हाँ जी, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? ये शॉर्ट भी पूछा जा सकता है और एज अ लॉन्ग भी पूछा जा सकता है। लॉन्ग के तौर पे देखें, ये देखें, सर इससे पहले वाले को टॉपिक नहीं करने हम, एप्लीकेशंस ऑफ ब्रैग रिलेशनशिप और ये सारे। नहीं वो नहीं है, वो इसमें नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं रोल नंबर 801। सर वो मेरी ना आईडी का इशू आ रहा था, इस वजह से मैं लेक्चर नहीं ले सकी आज। चलें ठीक है, रिकॉर्ड कर लिया है, आप इसमें देख लीजिएगा। तो सर आप इसका ग्रुप में लिंक भेज देंगे? हाँ ठीक है, भेज दूंगा मैं। थैंक यू सर। Okay, so question number 3, part B. Explain and write mathematical form of uncertainty principle for position and momentum, position and velocity. तो ये 4 नंबर का मैंने लॉन्ग क्वेश्चन दिया था। ठीक है, इसमें 2 नंबर का इसको एक्सप्लेन करना है, 2 नंबर का इसको। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म भी देनी है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की और इन दोनों की एक्सप्लेनेशन भी देनी है। तो इसमें इस तरह का क्वेश्चन आ जाए या आपसे सिंपल पूछ लिया जाए व्हाट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो उसमें शॉर्ट में आप क्या लिखेंगे? आप बताएंगे कि ये इसकी ये जो दिया गया है स्टेटमेंट, हेज़नबर्ग की स्टेटमेंट, वो क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर simultaneously both position and momentum of microscopic particle with accuracy or certainty. इसकी इक्वेशन ये दी गई है, इक्वेशन आप इक्वेशन मेंशन करेंगे। ठीक है, और इसमें आप बताएंगे कि दोनों अनसर्टेनिटीज जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बनती हैं। ठीक है, इसलिए हम पोजीशन को एक्यूरेसी के साथ फाइंड करते हैं तो मोमेंटम जो है वो अनसर्टेन हो जाता है, मोमेंटम के बारे में हमें पता नहीं चलता फिर। ठीक है, अगर आप मोमेंटम पता लगाते हैं तो पोजीशन फिर डिस्टर्ब हो जाती है, पोजीशन पता नहीं चलती। ठीक है, तो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, और इस तरह से पोजीशन और मोमेंटम का लिखेंगे जी सर अनसर्टेनिटी। सर 2-3 हेडिंग्स हैं, तो सर अगर आता है गिव अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो सर इसका कौन सा लिखेंगे? फिजिकल कंसेप्ट लिखेंगे या इसकी अलग से भी एक हेडिंग है, कौन से वाला लिखना है? अगर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पूछा जाए ना, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो इसमें जस्ट आपने ये जो इंट्रोडक्शन के अंदर ये फर्स्ट लाइन लिखी हुई है पोजीशन और मोमेंटम की, जस्ट ये लाइन, ठीक है, इक्वेशन और इसका ये कॉन्सेप्ट, ये आपने बयान करना है। ठीक है, सिर्फ ये वाला,
लेकिन अगर वो पोजीशन और मोमेंटम की लाइन मेंशन कर दे कि आपने पोजीशन और मोमेंटम के बारे में एक्सप्लेन करना है, जैसे ये देखें, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर पोजीशन एंड मोमेंटम, तो आपने फिर बताना है ये चीज एक्सप्लेन करनी है पोजीशन और मोमेंटम की, ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट भी दे देना है। इसके बाद क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि पोजीशन और वेलोसिटी के बारे में भी बताएं, इसके लिए भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताएं, ठीक है। तो फिर इसके लिए भी आप यहाँ पे ये जो नेक्स्ट आता है यहाँ पे पोजीशन और वेलोसिटी, ये अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी ये मेंशन करेंगे, इसकी इक्वेशन, ठीक है, और इसमें आप इसकी स्टेटमेंट, ये ठीक है, बस ये चीज़ आप मेंशन कर देंगे, यहाँ तक खत्म हो जाती है बात, ठीक है। अच्छा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में एक और क्वेश्चन भी बनता है, यहाँ पे नहीं है जी। पोजीशन एंड मोमेंटम वाले में फिजिकल कंसेप्ट लिखेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। पोजीशन मोमेंटम का क्या, सर कौन से वाला टॉपिक लिखना है हमने? ये जो पोजीशन और मोमेंटम का टॉपिक लिखा है यही आपने मेंशन करना है, ये वाला हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर 2 नंबर का शॉर्ट आ जाए तब भी यही चीज़ मेंशन करनी है, अगर ये लॉन्ग में आ जाए तब भी आपने ये चीज़ मेंशन ज़रूर करनी है, ठीक है। दोनों तरफ से आपसे ये पूछा जा सकता है, फिजिकल कॉन्सेप्ट में नहीं देखना, अगर लॉन्ग आ जाए तो आपने यही चीज़ मेंशन करनी है, बस यहाँ तक ये काफ़ी है, ठीक है। ये 2 नंबर की ये चीज़ और इसके साथ 2 नंबर का ये इसका ये वाला हिस्सा वेलोसिटी फॉर्म। अच्छा, अब अगर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि इसका फिजिकल कॉन्सेप्ट बताएं, फिजिकल कॉन्सेप्ट की हेडिंग देंगे या वो आप बताएंगे, आपसे पूछेंगे एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, आप इसको एक्सप्लेन करें, तो इसकी एक्सप्लेनेशन में फिर आप ये इक्वेशन जब लिख लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट इसकी ये जो डेफिनेशन है पोजीशन मोमेंटम वाली डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन के बाद आप फिजिकल कॉन्सेप्ट भी मेंशन करेंगे उस एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन में ये फिजिकल कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, आप बताएंगे कि जब हम एक ही इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो किसी एक्स रे के जरिए फाइंड करते हैं, तो एक्स रेज की वेवलेंथ छोटी करें तो पोजीशन पता चलती है, लेकिन मोमेंटम ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और अगर हम उस इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम मालूम करने के लिए लार्जर वेवलेंथ वाला, लॉन्गर वेवलेंथ वाला फोटोन यूज़ करते हैं तो मोमेंटम तो पता चल जाता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा चांस नहीं होता इलेक्ट्रॉन के साथ उसके हिट करने का, तो हमें पोजीशन मालूम नहीं होगी, ठीक है, पोजीशन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, तो ये 2 चीज़ें आप उसमें मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है, बस इस कॉन्सेप्ट ही आप इसमें एक्सप्लेन करना है फिजिकल के अंदर, ठीक है। ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ठीक है, ये वाली जो ग्रेटर इसकी है फॉर्म, यानी कि डेल एक्स डेल पी इज़ लेस देन और इक्वल टू h/4 पाई, ठीक है, इसमें आप कोई भी इन दोनों में से एक चीज़ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेके आते हैं, जैसे यहाँ पे हमने डेल पी को इधर लिया, डेल एक्स को अगर हम 0 कर लेते हैं, यानी हमें एग्जैक्ट पोजीशन मालूम हो जाए, तो मोमेंटम में जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, और इनफाइनाइट चेंज का मतलब है हमें मोमेंटम पता नहीं चलेगा, तो ये बस इसमें फिजिकल कॉन्सेप्ट इसका आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन में जी। जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो उसके अंदर भी एक्सप्लेन नहीं करनी है, जो अगर क्वेश्चन आता है सिर्फ अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी एंड वेलोसिटी के बारे में आता है, और जो दूसरा आपने बताया था पोजीशन एंड मोमेंटम के बारे में।
हाँ, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें आप फिजिकल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करेंगे। सर फिजिकल इक्वेशन नहीं करेंगे और मैथमेटिकल फॉर्म भी नहीं करेंगे फिर। मैथमेटिकल फॉर्म तो लिखनी है, मैथमेटिकल फॉर्म तो लिखनी है। वो दिया हुआ है ना कि ये ऊपर लिखा हुआ है राइट मैथमेटिकल फॉर्म, तो वो तो लिखनी है। यस ठीक है सर। सर हमारी बॉटनी की क्लास स्टार्ट हो गई है। चले ठीक हो गया जी, नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। हाइजेनबर्ग वाला कंप्लीट नहीं हुआ अभी, लॉन्ग क्वेश्चन। किस चीज़ के? एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के? नो सर, ये हाइजेनबर्ग वाला बस ये इतना ही है ना? हाँ जी, ये इतना ही है। नो सर इस क्लास का अल्लाह लिंक आप दे देंगे ग्रुप में?